नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन एग्जाम हब की मास्टर क्लास में। और इसी नज़रिए से आज हम परीक्षा के उन 4 मुख्य स्तंभों को देखेंगे जिनसे यूपीएसआई में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। ये 4 स्तंभ असल में साहित्य के 4 प्रमुख पुरस्कार हैं: ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की गहराई में चलते हैं, जो सच में भारतीय साहित्य का सर्वोच्च शिखर है। ज्ञानपीठ तो मतलब हर साहित्यकार का सपना होता है। पीडीएफ में दिया है कि इसकी स्थापना 1961 में शांति प्रसाद जैन जी ने की थी। पर मैम, इसमें मुझे जो सबसे दिलचस्प बात लगी वो ये है कि पहला पुरस्कार 1965 में मिला था, और वो भी हिंदी को नहीं बल्कि मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था। मतलब ये किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा के लिए मिल सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। भारत जैसे विविधता वाले देश में ये सम्मान 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा के साहित्यकार को दिया जा सकता है। इसमें 11 लाख रुपए की इनामी राशि के साथ वाग्देवी यानी ज्ञान की देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। लेकिन क्या आपने पीडीएफ में 1982 वाले उस ऐतिहासिक बदलाव पर ध्यान दिया? परीक्षा के लिए वो पॉइंट बहुत जरूरी है। हाँ, वो संपूर्ण साहित्य वाला बदलाव ना। मतलब 1982 से पहले ये किसी एक विशेष किताब के लिए मिलता था, लेकिन उसके बाद से ये तय हुआ कि लेखक के पूरे जीवन भर के साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाएगा। पीडीएफ में इसके विजेताओं में नरेश मेहता, निर्मल वर्मा और कुंवर नारायण जी का नाम है, जिन्हें इसी संपूर्ण साहित्य के लिए यह सम्मान मिला। लेकिन मैम, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तो इतने सारे विजेता हैं, इन्हें याद करने की कोई ट्रिक है क्या? एग्जाम में तो सीधे सीधे रचनाएं पूछ ली जाती है। बिल्कुल है, और वन एग्जाम हब ने इसके लिए बहुत ही शानदार गोल्डन ट्रिक्स दी हैं, जिन्हें पीडीएफ में ज्ञानपीठ के महारथी कहा गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली ट्रिक सुमित्रानंदन पंत जी के लिए है, जिन्हें 1968 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ मिला था। उनकी रचना का नाम है चिदंबरा। अब इसे याद रखने की ट्रिक सुनिए। पंत जी अंबर की बातें करते थे। अरे वाह, अंबर से चिदंबरा, ये तो बहुत आसान है। पंजी अंबर की बातें करते थे, अंबर शब्द आते ही दिमाग सीधे चिदंबरा को पकड़ लेगा। दूसरी ट्रिक भी शायद दिनकर जी के लिए है, जिन्हें 1972 में ज्ञानपीठ मिला था उनकी अमर रचना उर्वशी के लिए। इसकी ट्रिक है कि दिन में उर्वशी का रूप चमकता है, दिन से दिनकर और उर्वशी की रचना। बहुत बढ़िया, आप तो बहुत तेजी से कैच कर रहे हैं। तीसरी ट्रिक है 1978 के विजेता अज्ञेय जी के लिए। उनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार। इसकी ट्रिक बहुत मजेदार है। अज्ञेय को पता नहीं कितनी नावें चाहिए। अब देखिए, अज्ञेय का अर्थ ही होता है जिसे जाना ना जा सके, तो उन्हें कितनी नावें चाहिए ये सच में कोई नहीं जानता। ये तो एकदम आम बोलचाल वाली बात हो गई। मतलब जब हम किसी मुश्किल नाम को ऐसे रोजमर्रा की बात से जोड़ देते हैं तो वो दिमाग में छप जाता है। और चौथी ट्रिक तो और भी कमाल की है, महादेवी वर्मा जी के लिए। वो 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ जीतने वाली पहली हिंदी महिला बनी। ट्रिक है, देवी जी यामा यानी रात में लिखती थीं। यामा का मतलब ही रात होता है। बिल्कुल सही। तो अंबर, दिन, नावें और रात, इन 4 शब्दों से हमने ज्ञानपीठ के 4 सबसे बड़े महारथियों को याद कर लिया। अब अगर हम अपने दूसरे स्तंभ यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार की ओर बढ़े, तो पीडीएफ में इसके 1955 से 1961 के समय को स्वर्णिम युग कहा गया है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। स्वर्णिम युग? हाँ। और यहाँ भी ट्रिक्स का पूरा खजाना है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए मिला था। इसकी ट्रिक मैंने पढ़ी थी, माखन हिम यानी बर्फ जैसा होता है। और 1958 में राहुल सांकृत्यायन जी को मध्य एशिया का इतिहास के लिए यह पुरस्कार मिला। इसकी ट्रिक है, घुमक्कड़ राहुल एशिया का इतिहास जानते थे। राहुल जी तो वैसे भी घुमक्कड़ स्वभाव के लिए मशहूर थे। एकदम सटीक। और फिर 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी गद्य रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए ये पुरस्कार मिला। इसकी ट्रिक है, दिन में संस्कृति पढ़ना। स्वर्णिम युग की आखिरी महारथी हैं भगवती चरण वर्मा, जिन्हें 1961 में भूले बिसरे चित्र के लिए पुरस्कार मिला। इसके लिए ट्रिक है, भगवती के चरणों में पुराने चित्र रखे हैं। ये तो शुरुआती दौर की बात हो गई, लेकिन मैम आजकल की परीक्षाओं में तो आधुनिक युग की रचनाएं भी बहुत पूछी जाती हैं ना? जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की 2 चट्टानें
हाँ, और स्रोत में आधुनिक युग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। 1968 में बच्चन जी को 2 चट्टाने के लिए पुरस्कार मिला, जिसकी ट्रिक है बच्चन साहब की आवाज़ चट्टान जैसी है। और इसके बाद 1975 में भीष्म साहनी जी को तमस के लिए अकेडमी पुरस्कार मिला। तमस का जिक्र इस मास्टर क्लास में बहुत प्रमुखता से किया गया है। तमस तो भारत-पाक विभाजन पर आधारित है ना? मैंने कहीं पढ़ा था कि उसमें उस दौर की सांप्रदायिक उथल-पुथल और इंसानी त्रासदी को बहुत गहराई से दिखाया गया है। पीडीएफ में भी इसे किसी राजनीतिक पक्षपात के बिना बस एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह प्रस्तुत किया गया है, जो कि परीक्षा के नजरिए से जरूरी भी है। इसकी ट्रिक भी तो है कि भीष्म अंधेरे यानी तमस में नहीं डरते। बिल्कुल सही कहा आपने। तमस का अर्थ ही अंधकार होता है। इसके बाद 2003 में कमलेश्वर जी की रचना कितने पाकिस्तान आती है। इसकी ट्रिक बड़ी दिलचस्प है। कमल पूछता है कितने पाकिस्तान। और 2016 में नासिरा शर्मा जी को पारिजात के लिए साहित्य अकेडमी मिला। इसकी ट्रिक है नासिरा ने पारिजात का फूल लगाया। ये ट्रिक सच में परीक्षा के उस भारी दबाव में बहुत काम आएंगी। अब हमारे तीसरे स्तंभ व्यास सम्मान की बात कर लेते हैं। पीडीएफ के अनुसार इसकी शुरुआत 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी और इसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके पहले विजेता डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। जी हाँ, और इस सूची में शिव प्रसाद सिंह और गिरिजा कुमार माथुर जैसे नाम भी शामिल हैं। लेकिन ट्रिक्स का सिलसिला यहाँ भी नहीं रुकता है। 2019 में नासिरा शर्मा जी को उनकी रचना कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान मिला था। ट्रिक है नासिरा की कागज की नाव तैर गई। और 2021 में असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए मिला, जिसकी ट्रिक है असगर बहुत महाबली है। और मैम, जो चौथा और अंतिम पुरस्कार स्तंभ है वो सरस्वती सम्मान है ना? जी हाँ, इसकी शुरुआत भी तो 1991 में ही हुई थी। मुझे इसकी सबसे खास बात ये लगी कि इसके पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन जी थे। उन्हें उनकी प्रसिद्ध 4 खंडों की आत्मकथा के लिए ये सम्मान मिला था, जिसका पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं है। एकदम सही। आत्मकथा विधा में ये सच में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मानी जाती है। तो ये तो बात हो गई साहित्य को सम्मानित करने वाले पुरस्कारों की। लेकिन अब जरा उन बुनियादों को देखते हैं जिन्होंने इस विशाल साहित्य को खड़ा किया है। पीडीएफ में सबसे पहले उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जिक्र है। प्रेमचंद जी का नाम आते ही तो सीधा गांव की मिट्टी और साधारण किसान का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन मैम, उन्हें उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, प्रेमचंद जी से पहले हिंदी साहित्य में न तिलिस्म, जादू और राजा रानियों की काल्पनिक कहानियों का ही बोलबाला था। प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य को उस हवाई दुनिया से निकालकर यथार्थ यानी सच्चाई की ठोस जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। पीडीएफ में उनके जिन प्रमुख उपन्यासों का जिक्र है, जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला और कर्मभूमि, ये सब भारतीय समाज की अलग अलग सच्चाइयों का बहुत ही जीवंत चित्रण है। और यहाँ एक बहुत जरूरी तथ्य है, उनका अधूरा उपन्यास। हाँ, मंगलसूत्र। ये नाम तो अक्सर यूपीएसआई के पुराने पेपर्स में चमकता हुआ नजर आता है। और प्रेमचंद जी की कहानियों की बात करें तो कफन, पूस की रात और ईदगाह का जिक्र तो होना ही चाहिए। ईदगाह वाले हामिद का वो चिमटा शायद ही कोई भूल पाए। खैर, प्रेमचंद जी के यथार्थवाद के बाद पीडीएफ हमें सीधे छायावाद के त्रिमूर्ति की तरफ ले जाता है। लेकिन मैम, ये छायावाद असल में है क्या? नाम से तो ऐसा लगता है जैसे किसी रहस्यमयी दुनिया की बात हो रही हो। अगर इसे आसान भाषा में समझे ना, तो ये वो दौर था जब कवि अपनी बात सीधे सीधे कहने के बजाय प्रकृति का सहारा लेते थे। जैसे बादलों, फूलों, झरनों और रातों के माध्यम से अपने दिल का हाल बयां करते थे। प्रकृति का मानवीकरण किया गया था। इस युग के जनक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। उनका महाकाव्य कामायनी मानव मन की चेतना का एक विशाल ग्रंथ है। इसके अलावा उनके ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी आते हैं। कहानी विधा में उनकी पुरस्कार और आकाशदीप भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये त्रिमूर्ति के पहले स्तंभ प्रसाद जी हो गए। दूसरे टाइटन हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उनका तो उपनाम ही निराला है। उनकी प्रमुख रचनाओं में अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और तुलसीदास शामिल हैं। मैंने सुना है कि कुकुरमुत्ता अपने आप में एक बहुत ही विद्रोही और व्यंग्यात्मक रचना है। बिल्कुल। और त्रिमूर्ति के तीसरे स्तंभ हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि की उपाधि दी गई है। पल्लव, वीणा, गुंजन और युगवाणी उनकी कलम से निकली कुछ बेहतरीन रचनाएं हैं। अब देखिए, छायावाद के इस भावुकता के ठीक विपरीत स्रोत में
दो बिल्कुल अलग काव्य धाराओं का एक बहुत ही शानदार तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है। वीर रस और सूफी काव्य धारा। वीर रस के सबसे बड़े हस्ताक्षर के रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम सामने आता है। दिनकर जी, जिन्हें हम राष्ट्र कवि कहते हैं, उनकी कविताएं सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका और हुंकार जैसी रचनाएं। रश्मिरथी में कर्ण का जो चित्रण उन्होंने किया है वो तो अद्भुत है। और दूसरी तरफ सूफी काव्य धारा है, जिसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ये तो वीर रस से एकदम अलग ही दुनिया है। एकदम अलग दुनिया। जायसी जी सूफी संत और कवि थे। उनकी सबसे महान रचना पद्मावत है। और यहाँ एक बहुत ही बारीक तथ्य पर ध्यान देना चाहिए जो परीक्षा के लिए बेहद अहम है। पद्मावत की भाषा, ये एक महाकाव्य है जो विशुद्ध अवधी भाषा में रचा गया है। अक्सर छात्र इसमें कंफ्यूज होकर ब्रज या खड़ी बोली टिक कर देते हैं। पद्मावत के अलावा अखरावट और आखिरी कलाम भी जायसी जी की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये अवधि वाला पॉइंट सच में बहुत जरूरी है। अब मैम, साहित्य की जड़ों की बात हो रही है तो भक्तिकाल का नाम तो सबसे ऊपर आएगा ही। पीडीएफ में भक्तिकाल के आधार स्तंभों का जिक्र है, जिसमें पहला नाम लोकनायक तुलसीदास जी का है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली जैसी रचनाओं से उन्होंने जो सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ा है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। सही कहा आपने। और भक्तिकाल के दूसरे बड़े आधार स्तंभ है संत कबीर दास जी। कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है, जिसमें उनके साखी, सबद और रमेनी का संग्रह किया गया है। मैम, कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? मैंने कई जगह देखा है कि ये यूपीएसआई की परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला तथ्य है। बहुत ही उम्दा सवाल। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कबीर किसी एक राजदरबार में बंधे हुए कवि नहीं थे, वो एक घुमक्कड़ संत थे। वो जहां भी जाते वहां के आम लोगों की भाषा और बोलियों के शब्द अपनी वाणी में मिला लेते थे। इसीलिए उनकी भाषा में कई बोलियों के शब्द घुले मिले हैं जो सीधे आम जनमानस के दिल तक पहुंचते थे। पंचमेल खिचड़ी, ये शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। चलिए मैम, अब इस मास्टर क्लास पीडीएफ के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो परीक्षा के लिए एकदम बुलेट पॉइंट्स की तरह हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स। इसमें लेखकों के साहित्यिक उपनाम दिए गए हैं, जैसे कवि शिरोमणि या मानस का हंस तुलसीदास जी को कहा जाता है, कलम का सिपाही या उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी का उपनाम है। और मैंने नोट्स में देखा कि केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। प्रेत? ये तो बहुत ही डरावना उपनाम है, ऐसा क्यों? हाँ, ये उपनाम सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, केशव दास जी की भाषा और उनकी कविताएं इतनी जटिल और अलंकारों से भरी होती थी कि आम पाठक तो छोड़िए, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। उनकी इसी क्लिष्टता यानी मुश्किल भाषा के कारण ही उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कह दिया गया। ये तथ्य परीक्षा में बहुत बार रिपीट होता है। इसी तरह स्रोत में एक और बहुत ही अभिनव विचार प्रस्तुत किया गया है, उत्तर प्रदेश का साहित्यिक मानचित्र। हाँ, वो यूपी के माफ वाला हिस्सा बहुत ही कमाल का है। मतलब भूगोल को साहित्य से जोड़ना एक बहुत ही शानदार पढ़ाई की तकनीक है। इसमें यूपी के 3 प्रमुख शहरों को साहित्यिक नजरिए से दिखाया गया है। पहला है मथुरा, जिसे सूरदास जी की कर्मभूमि के रूप में दर्शाया गया है। दूसरा है अपना इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। ये सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन जी जैसे महान कवियों से जुड़ा है। और तीसरा शहर है वाराणसी, जो सच में भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। कबीरदास, संत रैदास और जयशंकर प्रसाद जैसे महान रचनाकारों ने वाराणसी की जमीन से ही अपनी आवाज बुलंद की थी। ये मानचित्र दिमाग में एक भौगोलिक तस्वीर बना देता है, जिससे लेखकों के जन्मस्थान या कर्मभूमि से जुड़े सवाल हल करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल मैम। अब सबसे मजेदार हिस्सा, जो कुछ भी हमने इस क्लास में सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। पीडीएफ के अंत में खुद को परखें, यानी पिछले साल के प्रश्न या PYQ दिए गए हैं। चलिए एक छोटा सा क्विज करते हैं और देखते हैं कि वो गोल्डन ट्रिक्स काम आती हैं या नहीं। चलिए देखते हैं आप कितने तैयार हैं। तो पहला सवाल जो यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में पूछा गया था, यामा किसकी रचना है? अगर मैं अपनी ट्रिक को याद करूं, पहली हिंदी महिला विजेता देवी जी यामा, यानी रात में लिखती थी। तो इसका एकदम सीधा सा उत्तर है महादेवी वर्मा। एकदम सटीक, 1 सेकंड भी नहीं लगा आपको। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं जो यूपीएसआई 2017 से है।
हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो इसकी ट्रिक थी पंत जी अंबर की बातें करते थे। हाँ, तो इसका जवाब है सुमित्रा नंदन पंत और उनकी रचना थी चिदम्बरा। बहुत बढ़िया। और आखिरी सवाल जो फिर से यूपीएसआई 2021 से है, गोदान के लेखक कौन है? इसके लिए तो शायद किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, हमारे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए दोस्तों, इस मास्टर क्लास ने सच में हिंदी साहित्य को एक खौफ से निकालकर एक बहुत ही रोचक और स्कोरिंग विषय में बदल दिया है। जब जानकारी को सही तरीके से और थोड़ी सी ट्रिक्स के साथ प्रस्तुत किया जाता है ना, तो सीखना कोई बोझ नहीं बल्कि एक दिलचस्प यात्रा बन जाती है। यूपीएसआई हिंदी लिटरेचर अब आसान है। वन एग्जाम हब चैनल को सब्सक्राइब करें, पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। हमारा अगला टॉपिक होगा रस और छंद, जो जल्द आ रहा है। मैम, एक अंतिम विचार के साथ मैं आज की क्लास को विराम देना चाहूँगा। आज हमने जिन महान रचनाओं और उपन्यासों की बात की, वो सब उस दौर की सच्चाई और इतिहास को बयान करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के इस डिजिटल और एआई के दौर में, जब सब कुछ 15 सेकंड की रील्स में सिमट रहा है, तो क्या भविष्य में कोई नया गोदान या कमाई लिखी जाएगी? या फिर 100 साल बाद जब इतिहासकार हमारे दौर का साहित्य खोजेंगे, तो उन्हें किताबों की जगह सिर्फ सोशल मीडिया के कैप्शन और मीम्स मिलेंगे? यह हम सभी के लिए विचार करने का विषय है। ये सच में बहुत ही गहराई वाला और विचारणीय प्रश्न है। क्या सच में हमारा साहित्य अब सिर्फ स्क्रीन्स पर सिमट कर रह जाएगा? आप सभी इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस शानदार साहित्यिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में रस और छंद की ट्रिक्स और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।